जी जी, ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सीनियर लोग इस में प्रेजेंटेशन में हैं मौजूद, तो प्रेशर भी मेरे ऊपर काफ़ी हो गया है। और फहद फहद स्पेशली, फहद इज़ वन ऑफ आवर वेरी वैल्यूड क्लाइंट्स और काफ़ी उनकी एक्सपर्टीज लेवल हाई है। तो आई कीप माई सेल्फ, मैं ज़्यादा अगेन इस प्रेजेंटेशन में मैं ज़्यादा माइक्रो लेवल पे नहीं जाऊंगा, हम मैक्रो लेवल पे रहेंगे, क्योंकि आई बिलीव जो ग्राफ मुझे जिलानी साहब ने भेजा था उसके अकॉर्डिंगली, मतलब हमारे पास जूनियर इंजीनियर्स भी हैं इसके अंदर इस प्रेजेंटेशन में। तो हमारी कोशिश ऐसे होगी कि आपको इस प्रेजेंटेशन के बाद एक आइडिया हो जाए कि आपके किस तरह से जो बेसिक प्रिंसिपल्स कैसे हैं सेटअप करने के, क्योंकि मार्केट में बहुत सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर हैं इस टाइम कॉस्ट मैनेजमेंट के, कॉस्ट ट्रैकिंग के, लेकिन हम इसमें आपको बेसिक प्रिंसिपल्स बताएंगे कि किस तरह से वो सेटअप होता है, या उसके बैक एंड पे किस तरह से जो मतलब उसका चल रहा होता है, या क्या उसका प्रिंसिपल क्या होता है। कॉस्ट मैनेजमेंट क्यों करती है कंपनी? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कंपनी। जिलानी साहब खुद कॉस्ट से ताल्लुक रखते हैं, तो बेसिकली कॉस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बिकॉज इट ब्रिंग्स द प्रॉफिटेबिलिटी टू द कंपनी। सो मैं कुछ इसमें स्पेसिफिक पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। इसमें कंट्रोल द प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कॉस्ट। तो इसमें देखें दो चीज़ें होती हैं, अगेन माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल की बात करेंगे कि एक प्रोजेक्ट लेवल पे होती है कॉस्ट मैनेजमेंट और एक होती है बिजनेस लेवल पे कॉस्ट मैनेजमेंट। हम इस प्रेजेंटेशन में बिजनेस लेवल की कॉस्ट मैनेजमेंट को डिस्कस नहीं करेंगे, हम प्रोजेक्ट लेवल की कॉस्ट मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे बिकॉज वी हैव लिमिटेड टाइम, और हम कोशिश करेंगे कि हम प्रोजेक्ट लेवल की कॉस्ट ट्रैकिंग और कॉस्ट मैनेजमेंट को जितनी अच्छी तरह से हम एक्सप्लेन कर सकें हम उसको एक्सप्लेन करें। तो बेसिकली प्रोजेक्ट लेवल पे जो आपकी मॉनिटरिंग होती है उसकी बेसिस पे बिजनेस डिसीजंस होते हैं, मतलब ये एक हियरार्की होती है हर चीज़ की। तो बिजनेस इज, यू कैन से दैट इट्स ऑन अ हायर स्केल, बट द प्रोजेक्ट लेवल cost monitoring and cost estimation is on a rather micro scale. Forecast future costs and accordingly work towards the expected revenues. कंपनीज के बिजनेस प्लान होते हैं, उन बिजनेस प्लान्स की बेसिस के ऊपर डिसीजंस होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की डिसीजन होते हैं कि कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है। उसके लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपकी जो फोरकास्टिंग हो रही है कॉस्ट की वो एक्यूरेट हो रही हो, और वो एक्यूरेट जब भी होती है कि जब वो बॉटम लेवल से आपका एक सिस्टम क्रिएट हुआ हो और बॉटम लेवल से आप उसको मॉनिटर प्रॉपरली कर रहे हो। अगर आपका स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क नहीं होगा, अगर आपकी कॉस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगी, तो उसकी वजह से होता ही है कि आप रैंडम नंबर्स के ऊपर, या और ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में कॉमन भी है, स्पेशली नॉट इन ऑस्ट्रेलिया बट इन मिडल ईस्ट एंड इन पाकिस्तान के, मतलब फीलिंग्स के ऊपर लोग अपना बिजनेस डिसीजन ले रहे होते हैं कि ये 5 मिलियन का प्रोजेक्ट है तो ये 5 लाख तो देके जाएगा या 6 लाख देके जाएगा, और उसकी बेसिस पे वो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर लेते हैं, और आखिर में उनको ये पता चलता है कि जो इतना प्रॉफिट नहीं था प्रोजेक्ट में जितना उन्होंने एक्सपेंडिचर्स कर दिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि हर लेवल पे, स्टार्टिंग फ्रॉम साइट इंजीनियर, जूनियर एस्टिमेटर, इस लेवल से प्रॉपर कॉस्ट ट्रैकिंग और कॉस्ट मॉनिटरिंग हो रही हो, ताकि जब मैनेजमेंट डिसीजन लेने बैठे तो दे आर वर्किंग ऑन एक्चुअल नंबर्स, दे आर नॉट वर्किंग ऑन रैंडम नंबर्स। Predefined costs can be maintained as record for the business. तो जब नॉर्मली होता यह है कि जो बिजनेस रन हो रहे होते हैं तो उनकी वो बेंचमार्क्स बना लेते हैं अपने, और फिर वो उन बेंचमार्क्स की बेसिस पे कंपैरेटिव कंपैरिजन कर रहे होते हैं। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि हम आगे जाके ये मजीद डिस्कस करेंगे कि मेजर कॉस्ट कोड और माइनर कॉस्ट कोड, और उसके अलावा जब मैनेजमेंट लेवल पे उसकी मॉनिटरिंग हो रही होती है तो वो किस तरह से बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। Assure that the resources and business operations aim at attaining objectives and goals. So like every business has their own business goals. हर कंपनी की कंपनी स्ट्रैटेजी होती है जो हर साल रिवाइज होती है, और वो उस स्ट्रैटेजी को रिवाइज होने में एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर कॉस्ट का होता है कि आपका फोरकास्टेड रेवेन्यू कितना था, आपने कितना अचीव किया, आपने कितने एक्सपेंसेस किए, आपने फोरकास्ट कितना किया था। तो उसकी बेसिस के ऊपर एक्चुअली यू आर एबल टू टेक मच बेटर डिसीजंस, और आप बेहतर फोरकास्ट कर सकते हैं। अगेन देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल, बट वी विल फोकस ऑन कॉस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एनालाइज द लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स ऑफ द बिजनेस। अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके ज़्यादा टर्बुलेंट ना हो, अगर वेरी ना कर रहे हो, तो आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स अपने कहते हैं, जैसे अभी कोविड ने हर चीज़
जो है उसको इम्पैक्ट किया है। तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं वो बेसिकली स्पेशली अगर आप एविएशन इंडस्ट्री की मिसाल लें तो एविएशन इंडस्ट्री के एक सर्टेन प्लान्स थे, उन्होंने उनके मेंटेनेंस प्लान्स थे, उनके कंस्ट्रक्शन प्लान्स थे, जो सब इम्पैक्ट हो गए हैं। तो इंटरनल फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन आपके एक्सपीरियंस की बेसिस पे और जो आपकी रिकरेंस हो रही होती है इवेंट्स की, उसकी बेसिस के ऊपर आप लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को अपने जो है आइडेंटिफाई करते हैं और उसको स्टडी करते हैं। फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर्टिकुलरली कैपेक्स इन्वेस्टमेंट्स। तो जैसे किसी प्रोजेक्ट की फोरकास्टेड वैल्यू होती है, उस फोरकास्टेड वैल्यू के हिसाब से फिर आपने अगर मशीनरी खरीदनी है या आपने किसी कोई सॉफ्टवेयर खरीदना है $50,000, हम मैक्रो लेवल से बात कर रहे थे, लेकिन अगेन इस प्रेजेंटेशन में हम प्रोजेक्ट पर हम लिमिटेड रहेंगे। वी विल नॉट गो ऑन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। मेन टाइप ऑफ कॉस्ट आपकी कौन सी होती हैं? डायरेक्ट कॉस्ट होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। डायरेक्ट कॉस्ट आपकी वो कॉस्ट होती हैं जो कि डायरेक्टली प्रोजेक्ट पे इनकर हो रही होती हैं, जैसे, और उनके अंदर फिर प्लांट, लेबर, मटेरियल और सब कॉन्ट्रैक्टर आपके जो मेन टाइप के डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, जिनका जो कि वैरी भी कर रहे होते हैं विद प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट आपके ओवरहेड कॉस्ट होती हैं बेसिकली। अब उसमें भी सेग्रीगेशन होती है कि ये प्रोजेक्ट की ओवरहेड कॉस्ट है या ये जनरल ओवरहेड कॉस्ट है, जिसको आप कॉर्पोरेट ओवरहेड्स भी कहते हैं कभी के प्रोजेक्ट। और जनरली कॉर्पोरेट ओवरहेड्स ड्यूरिंग एस्टिमेशन एक सर्टेन परसेंटेज होती है आपकी प्रोजेक्ट वैल्यू की, कि जैसे आपके डायरेक्टर्स के साइट विजिट हो रहे हैं या उनकी इंगेजमेंट है मीटिंग्स के अंदर, तो वो आपकी कॉर्पोरेट ओवरहेड या जनरल ओवरहेड या प्रोजेक्ट ओवरहेड्स आपके होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, साइट मैनेजर्स हैं, इन सारे ये आपके प्रोजेक्ट ओवरहेड के अंडर आते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट में आपके जो भी आइटम्स होते हैं, आपने एक्सकेवेशन करनी है, बल्क अर्थवर्क करने हैं, या आपने कंस्ट्रक्शन कंक्रीट वर्क करने हैं, वो आपके सारे अंडर डायरेक्ट कॉस्ट आते हैं। और जनरली जो लास्ट हमने प्रेजेंटेशन करी थी आई थिंक 8 months बैक, तो उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस की थी, बट आई विल गिव यू जनरल ओवरव्यू ऑफ दैट के आपके जो BOQ आइटम्स होते हैं जो आपको क्लाइंट डिफाइन करता है, बेसिकली वो डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आते हैं। और इनडायरेक्ट कॉस्ट आपके जो आपके ओवरहेड्स होते हैं जो कि आपके कंटिन्यू रहते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि आपने प्रोजेक्ट को कितना लोड किया है, आपने उसके अंदर कितनी एंगेजमेंट होगी हायर मैनेजमेंट की, उसके हिसाब से आप कॉपरेट करते हैं। तो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस एंड इट वेरीज फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। अच्छा, कॉस्ट स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर आपकी दो टाइप की मेन कॉस्ट होती हैं, फिक्स कॉस्ट होती हैं और वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। फिक्स कॉस्ट आर प्री डिटरमिन्ड एक्सपेंसेस दैट रिमेन द सेम थ्रू आउट अ स्पेसिफिक पीरियड। जैसे आपकी जनरली जो फिक्स कॉस्ट होती हैं वो आपकी कॉर्पोरेट ओवरहेड्स में आती हैं कि आपके ऑफिस का के कोई एक्सपेंसेस हैं, स्टेशनरीज हैं, बिल्स हैं, आपके जो रिकरिंग कॉस्ट है जो कि कंटिन्यूसली मोर और लेस सेम रहती है। वेरिएबल कॉस्ट वो होती हैं जो आपकी उस प्रोजेक्ट के हिसाब से जो वेरी कर रही होती हैं मुसलसल, दे आर जनरली कंसिडर्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। अब अगेन ये बहुत डिटेल टॉपिक्स हैं, हम इन टॉपिक्स को अभी उतनी डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं आपको मतलब मेन टारगेट की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ जो कि हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर है। कॉस्ट कोड्स जो आपके होते हैं वो कॉस्ट कोड्स बेसिकली आपके डिफाइन होते हैं ट्रेसेबिलिटी के लिए, कि आपने जब प्रोजेक्ट की कॉस्ट को ट्रेस करना होता है तो आप कॉस्ट कोड्स डिफाइन करते हैं। उसके अंदर फिर आपके मेजर कॉस्ट कोड्स आते हैं और माइनर कॉस्ट कोड्स आते हैं। गिव मी 1 minute प्लीज, 1 second। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो विद सॉफ्टवेयर देता हूँ। जैसे हमारे पास ये एक सॉफ्टवेयर है, इसको बेंचमार्क कहते हैं, बट दिस इज एन एस्टिमेशन सॉफ्टवेयर।
तो अब जैसे ये जो आइटम्स हैं, यू कैन सी हियर, ये सारे डायरेक्ट कॉस्ट कोड आइटम्स हैं। एंड दिस लास्ट आइटम, दिस इज ओवरहेड्स, जिसको हमने ओवरहेड में टिक किया हुआ है। नाउ कमिंग बैक टू कॉस्ट कोड्स, अगर मैं इसमें से कोई भी आइटम खोलता हूँ तो इसमें आप ये देखेंगे कि कैन एवरीबॉडी सी माय स्क्रीन क्लियरली? जी बिल्कुल। इसमें आप ये देखेंगे कि अब मैं किसी आइटम पे अगर क्लिक करता हूं तो मुझे यहाँ पे इसका कॉस्ट कोड दिखाई दे रहा है 06 बल्क एक्सकेवेशन। और इसके अलावा अब मैंने ये जितने भी आइटम्स हैं तो इसको मैंने बल्क एक्सकेवेशन का, मैंने इसको 06 बल्क एक्सकेवेशन का कॉस्ट कोड डिफाइन किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस आइटम के जितनी भी कॉस्ट इनकर होंगी वो सारी की सारी इस बल्क एक्सकेवेशन के अंदर कैप्चर होंगी। इसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस होती हैं जो हम आगे जाके मजीद डिस्कस करेंगे, कि बजट होता है, बजट में भी कॉस्ट कोड्स डिफाइन होते हैं। बजट के बाद आपकी प्रोजेक्ट स्टेज आती है, उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपने जो कॉस्ट कोड्स डिफाइन किए हैं ड्यूरिंग एस्टिमेशन स्टेज, दे शुड सिंक्रोनाइज विद प्रोजेक्ट स्टेज एंड दे शुड आल्सो सिंक्रोनाइज विद अकाउंट्स। वी डिस्कस इट अ बिट इन डिटेल। तो ये जो कॉस्ट कोड है आपका, ये मेजर कॉस्ट कोड है। तो अब जैसे मैं अगर इस आइटम को मैं क्लोज कर देता हूं और मैं किसी और आइटम में जाता हूं, फुटिंग एंड फाउंडेशन के आइटम में जाता हूं, तो इसके अंदर जो इसमें एक्चुअली डिफाइन हुआ नहीं है, लेकिन इसमें अगर मैं चाहूं, जैसे मैं बल्क करके इसमें ऑप्शन आता है असाइन कॉस्ट कोड का, आप कॉस्ट कोड असाइन कर दें इसमें। जैसे आपके पास कंक्रीट वर्क का कॉस्ट कोड है, दिस इज स्ट्रक्चरल कंक्रीट, आपने इन सब को ये कॉस्ट कोड असाइन करा और उसकी बेसिस के ऊपर कॉस्ट को मॉनिटर करेंगे। अब अगेन आप ये देखिए कि इस एक आइटम में, जो कि हमारा कंक्रीट वर्क का आइटम है, उसके अंदर हमारे तकरीबन 15 आइटम्स मजीद हैं। तो आपका ये जो है तकरीबन आप समझ लें 6,17,000 का जो आइटम है वो अंडर एक कॉस्ट कोड वो कैप्चर हो रही है कॉस्ट। लेकिन आपको मालूम ये करना है कि जो फुटिंग नंबर 5 है, फर्ज करें जो आपकी वोल्टेज ट्रांसफार्मर की फुटिंग है, उसमें कितने पैसे खर्च हुए हैं। तो आपको क्या करना होगा कि इसका एक माइनर कॉस्ट कोड आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया एक मेजर कॉस्ट कोड जो कि स्ट्रक्चरल कंक्रीट है। और इस स्ट्रक्चरल कंक्रीट के अंदर आपकी हो सकता है कि मजीद किसी आइटम के अंदर स्ट्रक्चरल कंक्रीट हो, वो भी कैप्चर हो रही हो। लेकिन आपको मजीद इसको जब ब्रेकअप करना होता है तो आप इसको मजीद ब्रेकअप करते हैं कि मुझे वोल्टेज ट्रांसफार्मर की चाहिए, तो आप एक नंबर डिफाइन करेंगे वोल्टेज ट्रांसफार्मर को स्पेसिफिकली, कि 09-5 जो है वो मेरी वोल्टेज ट्रांसफार्मर है। तो उसमें जितनी भी कॉस्ट कैप्चर होगी वो फुटिंग नंबर 5 की होगी। मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ कि ये एक बहुत बेसिक शीट है। इसमें अभी मार्केट में बहुत सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन अगेन हम एक सर्टेन लेवल ऑफ डिटेल पे जा रहे हैं इस प्रेजेंटेशन में, तो इसलिए मैं आपको इसका बेसिक प्रिंसिपल बताता हूँ। तो जैसे आप ये देखिए कि ये आपका BOQ है जो क्लाइंट ने आपको दिया है। अब उसके अंदर आप चाह रहे हैं कि आप ये आइटम नंबर 1 जो है इसकी कॉस्ट को कैप्चर करें। तो आपने क्या, तो आपको जो आइटम का जो कॉस्ट, जो आइटम है वो है जनरल एंड प्रिलिमिनरीज। तो आपने उसको जो मेजर कॉस्ट कोड दिया वो GP दे दिया उसको। उसके बाद उस आइटम के अंदर सब आइटम्स हैं, उस आइटम के अंदर जो सब आइटम्स हैं आपने उनको कॉस्ट कोड दिया GP11 साइट टेम्पररी बिल्डिंग एंड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट को, GP12 दिया आपने मोबिलाइजेशन टू साइट को, बॉन्ड्स एंड इंश्योरेंस को, और इसके अकॉर्डिंगली फिर आपने इसको डिफाइन करा। इसी तरह से अब अगर मैं उस फुटिंग पर आता हूं जिस फुटिंग की हम बात कर रहे थे, फुटिंग नंबर 5, जो कि ये वोल्टेज ट्रांसफार्मर की फुटिंग थी। आइटम नंबर 5 है, हमने इसको मेजर कॉस्ट कोड दे दिया FOO का। उसके बाद हमने जो पहली फुटिंग है उसको करा FOO 501, 502, 503, 504, 505। अब अगर मुझसे प्रोजेक्ट मैनेजर या मुझसे कोई भी, कि आपका फर्ज करें किसी एक फुटिंग में कॉस्ट ओवररन हो गई, एस्टिमेट गलत हुआ था और बहुत ज्यादा उसमें कॉस्ट लगी, हमने 5,000 अलाउ किए थे और 25,000 खर्च हो गए हैं। तो अगर आपका सिर्फ आप मेजर कॉस्ट कोड पे आप काम कर रहे होंगे तो जो फिगर होगा इट विल बी लॉस्ट समवेयर इन देयर।
लेकिन जब माइनर कॉस्ट कोड पे आप मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं तो उसकी वजह से होता ये है कि आपको एग्जैक्टली इसका पता चल जाएगा कि 505 में कितना खर्चा हुआ, F00 505 में कितना खर्चा हुआ, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर आप डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी और अगली दफा एस्टिमेशन टीम भी गलती नहीं करेगी अगर ये रिकरिंग एक स्ट्रक्चर है। So everybody understands this? Can you just give me a yes or no? Is it clear to everyone? क्योंकि फिर हम मज़ीद डिटेल में जी क्लियर है, ये तो क्लियर। So I will just quickly repeat that. इसके अंदर देखें, ये आपके मेजर कॉस्ट कोड्स हैं and these could be anything. These could be numbers, these could be numbers and alphabets. ये आप उसके, ये आपकी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से भी होता है, लेकिन मैं आगे जाके आपको मजीद बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है कि आपके कॉस्ट कोड यूनिफॉर्म हों थ्रू आउट द कंपनी, क्योंकि अगर आप हर प्रोजेक्ट पे कॉस्ट कोड चेंज करना शुरू कर देंगे तो फिर भी प्रॉब्लम होती है, बट विल डिस्कस इट आफ्टरवर्ड्स। ये आपका मेजर कॉस्ट कोड है और उसके अलावा फिर माइनर कॉस्ट कोड है, फिर आपके माइनर कॉस्ट कोड आते हैं। अब अगर आप इस शीट को देखेंगे तो इसमें जैसे हमने इसको ब्रेकअप किया हुआ है वो इस तरह किया हुआ है कि ये आपके मेजर कॉस्ट कोड है, जनरल एंड प्रिलिमिनरीज, और उसके बाद आपका जनरल एंड प्रिलिमिनरीज को हमने कॉस्ट कोड दे दिया जीपी, उसका हमने बजट जितना भी अलाउ किया हुआ है हमने बजट वो इधर आ गया। उसके बाद माइनर कॉस्ट कोड आपके आ रहे हैं जीपी 11, जीपी 12, जीपी 13। अब फर्ज करें कि मेरी जो फुटिंग है, मैं आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ द सेम फुटिंग, कि मेरी फुटिंग 5 है फर्ज करें, जो भी वोल्टेज ट्रांसफार्मर की जो फुटिंग है, इसमें मैंने अलाउ किए थे 4 घंटे एक्सकेवेटर के, लेकिन साइट पर लगे 40 घंटे। तो जब मेरे पास रिपोर्ट आएगी तो इफ आई एम नॉट प्रेजेंट एट साइट तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं उसको एग्जैक्टली मालूम करूं कि कॉस्ट ओवररन हुई कहाँ है। कि अगर मेरे फर्ज करें ये साइट में मेरे $90,000 अलाउ हुए थे और जब मेरे पास आई शीट और उसमें $1,30,000 थे, तो मुझे वो 30,000 ट्रेस करने में भी प्रॉब्लम होगी और फिर मुझे आगे रिपोर्ट करने में भी प्रॉब्लम होगी, अनलेस मैं प्रोजेक्ट मैनेजर को कॉल करूं या मैं साइट मैनेजर को कॉल करूं, फिर मैं पूरी ट्रेसेबिलिटी चेन चलाऊं और उसमें फिर कम्युनिकेशन गैप आता है, कहीं पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, तो उसके लिए हमारे लिए जरूरी होता है कि हम एफिशिएंट सिस्टम रखें। तो फिर हम इसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, ये होते हैं सब माइनर कॉस्ट कोड, या जिसको आप कहते हैं माइनर कॉस्ट कोड। इसकी जो मेन ब्रेकअप होता है वो होता है प्लांट, लेबर, मटेरियल, सब कॉन्ट्रैक्टर। मतलब प्लांट में आपके आ जाएंगे कि आपने कितने एक्सकेवेटर बॉबकैट जो भी आपके प्लांट्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। अब होता ये है इस जनरली के जनरली होता यह है कि जब एस्टिमेशन के पास आता है प्रोजेक्ट, तो एस्टिमेशन की जो टीम होती है वो डिफरेंट प्लांट्स अलाउ कर देती है, और जब वो एग्जीक्यूशन में जाता है प्रोजेक्ट तो वो इंटायरली डिफरेंट प्लांट्स प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो यूज हो रहे होते हैं। तो एस्टिमेशन टीम जो है वो बजट एलोकेट करती है कि आपके पास $2,500 हैं, इस $2,500 में आप ग्रेडर लगाएं या आप डिटर्न लगाएं, ये आपका प्रॉब्लम है। आपने किस तरह से इसको कंट्रोल करना है, कॉस्ट मॉनिटर करनी है। अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो देन विल जंप इन, अदरवाइज दिस इज योर बजट। तो अब आप ये देख रहे हैं कि अभी तक ये जो चल रहा है ये बजट चल रहा है, कि आपको यहाँ पे बजट के फिगर्स हैं। तो प्लांट, लेबर, मटेरियल, सब कॉन्ट्रैक्टर, इसमें आपको बजट वैल्यूज होती हैं और फिर इसकी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है कि ये ट्रैक कैसे हो रही हैं सारी कॉस्ट। तो ये एक सर्टेन लेवल ऑफ डिटेल होती है जिसके लिए हम यहाँ पर जाते हैं। अब मैं आपको मजीद आगे के जो कॉलम्स हैं वो मैं आफ्टर, मतलब लेट्स कवर सम स्लाइड्स एंड then we'll move towards that. Okay.
अब कॉस्ट कोड्स आपको मजीद थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर तरीके से ये समझ में आएंगे। कॉस्ट कोड्स आर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कॉस्ट बेस्ड ऑन देयर नेचर और फंक्शन। तो आपका जो भी फंक्शन होता है उसकी बेस के ऊपर आप ग्रुपिंग करते हैं कोड्स की। मतलब आपके सब माइनर कॉस्ट कोड हैं, प्लांट लेबर मटेरियल सब कॉन्ट्रैक्टर, आप उसकी बेसिस पे फिर उसके माइनर कॉस्ट कोड डिफाइन करते हैं, फिर वो मेजर कॉस्ट कोड में जाता है। और कभी ऐसा होता है कि मेजर कॉस्ट कोड भी ग्रुप हुए हुए होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ रिपोर्टिंग, कि आपको रिपोर्टिंग किस तरह से करनी है उसकी। टाइप्स आपकी हैं मेजर कॉस्ट कोड्स, माइनर कॉस्ट कोड्स एंड माइनर कॉस्ट कोड्स। आई थिंक दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड दिस नाउ कि हमारे मेजर कॉस्ट कोड्स क्या हैं, माइनर क्या हैं, माइनर क्या हैं। अगेन इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा हूँ, ये इसकी मजीद लेवल ऑफ डिटेल्स होती हैं और इसके अंदर मजीद होता है, लेकिन बट दीज आर द मेन बेसिक टाइप्स। एप्लीकेशन क्या है? बाय यूजिंग कॉस्ट कोड्स मैनेजमेंट कलेक्ट्स द नेसेसरी डाटा ऑन स्पेसिफिक टास्क्स, employees and equipment needed to evaluate what is efficient enough to increase profit and what is causing overruns। overruns का मतलब क्या है कि आपने 5,000 अलाउ किए और आपके 10,000 खर्च हो गए, तो $5,000 आपका ओवररन हुआ है, तो वो आपको बेसिकली वो आपके कॉस्ट ओवररन के अंदर आएगा। अब इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो स्पेसिफिक टास्क में एम्प्लॉयज में आपके लेबर आ गई, इक्विपमेंट में आपका प्लांट आ गया, और मटेरियल एंड सब कॉन्ट्रैक्टर। अब इसमें ये डिपेंड करता है कि किस सॉफ्टवेयर में या किस कंपनी ने अपने हिसाब से माइनर कॉस्ट कोड या माइनर कॉस्ट कोड डिफाइन किए हैं। दिस अगेन वैरीज, ये कोई स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है, हर प्रोजेक्ट यूनिक होता है, हर प्रोजेक्ट के हिसाब से आप माइनर कॉस्ट कोड्स को कोशिश करते हैं कि आप उसको वेरी करें। कॉस्ट स्ट्रक्चरिंग के स्टेप्स क्या होते हैं आपके? सबसे पहला स्टेप आपका होता है कॉस्ट कोड, कि आपने कॉस्ट कोड डिफाइन करने होते हैं। जैसे कि हमने इस शीट के अंदर देखा कि हमने सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो भी बीओक्यू था, हमने इसके अंदर अपनी हिसाब से सेग्रीगेट किया और हमने कॉस्ट कोड डिफाइन कर दिया। हमने साइट प्रिपरेशन को SUR दे दिया, और उसके बाद हम जो है उसके बाद कॉस्ट स्ट्रक्चर आप डिफाइन करते हैं। कॉस्ट स्ट्रक्चर से मतलब यह है कि कॉस्ट कोड, माइनर कॉस्ट कोड, माइनर कॉस्ट कोड, ये आपकी अपनी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आपको किस तरह से रिपोर्ट चाहिए या मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। जनरली मैनेजमेंट जो होती है वो इंटरेस्टेड नहीं होती बहुत माइनर लेवल की डिटेल्स में, उनको एक होलिस्टिक व्यू चाहिए होता है प्रोजेक्ट का। तो उनके लिए मतलब आप नॉर्मली मेजर कॉस्ट कोड्स को भी कभी कभी ग्रुप करना पड़ता है कि इस प्रोजेक्ट पे इस तरह से। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे ये डैशबोर्ड है, दिस इज अ वेरी बेसिक डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड के अंदर आपको ये पता चल रहा है कि बजट के अगेंस्ट कॉस्ट टू डेट में क्या स्टेटस है। अब सिंस इसके अंदर अभी ये जितने भी आपको ब्लू बार्स नजर आ रहे हैं ये बजट के हैं। अब इसमें जब मैं इस शीट को पॉपुलेट करना शुरू करूंगा तो ये यहाँ से इसकी कंपैरेटिव दिखाना शुरू करेगा। अब ये डैशबोर्ड एक बेसिक डैशबोर्ड है, लेकिन कभी कभी कंपनी का जो आपका क्लाइंट होता है या जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है, दे आर मोर हैप्पी with pie charts and bar charts rather than going into too much details। उनको S curve और ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही होती, तो वो ये कहते हैं कि हमें ऐसे ही चाहिए। तो इसके अंदर भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन सा मॉनिटर करना है, कैसे मॉनिटर करना है। सो दिस वाज डेवलप्ड बाय वन ऑफ माय कॉलीग मोहम्मद फरहान। सो वकास, मेरे पास क्वेश्चन है एक। ये जो आपने बनाया, शायद आपने एंड में बता भी दिया, ये आपने खुद एक्सेल में डैशबोर्ड बनाया है या जो सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं उसका वो है एड ऑन है, और जब वो आप सॉफ्टवेयर में डाटा इनपुट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है? और अगर एक्सेल का है तो वो किस शीट में आपने डाटा डाला जिसने वो यहाँ से पिक कर लिया? देखिए, इसका ये एक्सेल के ऊपर बनी हुई है, और ये जितनी भी ये कॉस्ट ट्रैकिंग की शीट है, ये कॉस्ट ट्रैकिंग की शीट में आप आगे जाके देखेंगे कि इसमें एंटिसिपेटेड कॉस्ट है, बजट स्पेंड टू डेट है, कॉस्ट सेविंग है। तो बेसिकली ये बार चार्ट्स हैं, और ये बार चार्ट्स मतलब नॉर्मल कंपेयर करके दो कॉलम्स को कंपेयर करके ये बार चार्ट्स बनाए गए हैं। इसमें 13 ऑप्शंस हैं, इनको किया गया है, बट दिस इज एसेंशियली दिस इज एक्सेल। इसके अगेन बहुत से सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर भी आते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक उसकी चीज दिखा रहा हूँ क्योंकि
आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। बट जिलानी साहब, टू आंसर योर क्वेश्चन, दिस इज एक्सेल। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये आप या आपके किसी ग्रुप के बंदे ने खुद डेवलप किया है, या ये कुछ स्टैंडर्ड शीट है विच वाज यूज्ड अक्रॉस मेनी प्रोजेक्ट, और इट्स गोइंग फ्रॉम पीपल टू पीपल, और इट इज इसका बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई नया बंदा स्टार्ट करता है तो उसके पास तो ये शीट नहीं है, तो अगर वो ये शीट नहीं है तो व्हाट डू यू रिकमेंड कि उसको एफर्ट करके इस तरह का कोई बना लेना चाहिए, या मार्केट में या कहीं पे ऐसी शीट्स या सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं कि जहां उसको इक्विवेलेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि वो ये सब कुछ किसी और तरीके से कर सकेगा? देखें, ये शीट तो सब इनिशियली मैंने खुद डेवलप करी है, लेकिन इसको जो ये वाली शीट है, मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे साथ मेरा एक कॉलीग होता था, स्कॉट फैंग नाम है उसका, हमने मिलकर डेवलप करी थी। और ये शीट मोहम्मद फरहान, वो भी इस मीटिंग का पार्ट भी है, उसने डेवलप करी है। बट मैंने और मोहम्मद फरहान ने मिलकर ये इसको डेवलप किया। मगर इसमें ये हर प्रोजेक्ट में, अगेन आई वुड से दैट एवरी प्रोजेक्ट इज यूनिक। तो मैं आपको एक और शीट इसकी दिखाता हूँ, जैसे कि हमारे पास दिस इज द फाइनेंशियल फोरकास्ट मॉडल, बट इफ आई शो यू द स्कोफील्ड शीट, तो this was a very simple and small job for footpath, basically pavement works in Schofield। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत मतलब सिंपल ये शीट हमने बनाई है, but essentially it is giving you the same sort of values like residual value क्या है, cost overrun क्या है, cost to date क्या है, budget कितना है। But this project was a big project. This is around $10 million job। तो हमने उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि इसमें कंपोनेंट्स आप देख सकते हैं ये ज्यादा है, इसीलिए हमने इसका डैशबोर्ड भी क्रिएट किया, हमने इसकी ट्रैकिंग शीट भी इसकी माइनर कॉस्ट कोड के हिसाब से। अब अगर आप इसको कंपेयर करते हैं इस वाली शीट से, तो इसके अंदर आप देखें कि हमारे 4 टोटल कॉस्ट कोड हैं ओवरहेड्स के। उसके बाद फिर हमारे मैक्सिमम 5 के 6 कॉस्ट कोड हैं डायरेक्ट कॉस्ट के। तो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट ये वेरी कर जाती हैं चीजें, मगर प्रिंसिपल सेम है। अगर मैं आपको फॉर्मूलाज दिखाऊंगा इसके, तो फॉर्मूलाज इसके बिल्कुल प्रिंसिपल सेम होता है। हमने बेसिकली हमारे पास अब इस शीट का, मैं चूंकि मैं हाईली अप्रिशिएट करता हूँ जिलानी साहब की एफर्ट को, मैं आपको मजीद डिटेल में जाके दिखा देता हूँ, लेकिन लोग नहीं दिखाते, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ इसमें फॉर्मूलाज लगे हुए क्या हैं एक्चुअली, ताकि आपको मजीद आइडिया हो जाए कि ये शीट बेसिकली वर्क कैसे कर रही है। तो ये देखें, आपकी जितनी भी मॉनिटरिंग हो रही है, ये आपकी मॉनिटरिंग शीट है। इस शीट के अंदर मैं सिर्फ जब कॉस्ट कोड डिफाइन करता हूँ, जैसे कि फर्ज करें मेरा कॉस्ट कोड है GP11, जैसे मेरा कॉस्ट कोड है, तो GP, ये जो शीट है ये GP11P की कॉस्ट को कैप्चर करेगी। तो मैं जब यहाँ पे GP11P डालता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली उसको सेंस करता है कि ये मोबिलाइजेशन टू साइट के प्लांट की बात हो रही है। अब ये जितनी मॉनिटरिंग हो रही है वो माइनर कॉस्ट कोड की बेसिस पे हो रही है, और आपकी जो माइनर कॉस्ट कोड की और मेजर कॉस्ट कोड की जो वैल्यू आ रही है वो इनका सम अप होके आ रही है। इज एवरीबडी गेटिंग माय पॉइंट? I will make it more clearer if you are not getting it. Okay, I will continue. अब इसके अंदर फर्ज करें ये आपके इनपुट्स हैं, कंपनी सप्लायर, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट। इसमें फर्ज करें मैंने क्वांटिटी की डाली 1 यूनिट, डाला मैंने $, और इसका रेट मैंने डाल दिया 15,000। तो इसकी बेसिस के ऊपर ये इसकी कॉस्ट को पिकअप करेगा और ऑटोमेटिकली ये इस शीट को अपडेट कर देगा कि इस कॉस्ट के अगेंस्ट आपकी कितनी आ गई है। तो ये आप देखेंगे 44,500 ये आपका वैल्यू इसकी इसमें दिखा रहा है कि कॉस्ट टू डेट आपकी अब 15,000 हो गई है। तो 15,000 आपकी अगेंस्ट GP11P आपकी कॉस्ट आ गई है। अब ये कॉस्ट टू डेट माइनर जो है ये बेसिकली इनका सम कर रहा है। तो आपकी जितनी मॉनिटरिंग हो रही है वो सब इसके थ्रू हो रही है, कॉस्ट टू डेट सब माइनर के थ्रू। ये इसका सम कर रहा है और ये इसका सम कर रहा है बेसिकली।
तो इट्स अ वेरी बेसिक शीट, और यहाँ पर हमने जो है वो सम इफ के फॉर्मूले लगाए हुए हैं, इसमें कहीं वी लुकअप के फॉर्मूले लगे हुए हैं, और इफ यू सी हेयर के मैक्सिमम मिनिमम के फॉर्मूला लगे हुए हैं। तो आई कैन शेयर दिस शीट फॉर टू समवन हु नीड्स दैट, जस्ट टू मतलब आपको आपकी लेवल ऑफ नॉलेज अगर आपको मजीद इंक्रीज करनी है। बट ये एसेंशियली अगर आपकी एक्सेल स्किल्स अच्छी हैं तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इसके अंदर मेनली ये सारे फंक्शंस के फार्मूला लगे हुए हैं, और इसके अलावा यू कैन सी हियर कि इसमें लिमिट्स को वो किस तरह से डिफाइन कर रहा है। बट these sheets we develop generally in accordance with each project, और ये बिल्कुल अगेन बेसिक तरीका है इसको करने का। इसके बाद अभी जो इसमें ह्यूमन एरर का चांस बहुत ज़्यादा होता है, जैसे आपने अभी देखा होगा कि यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट किया फार्मूला, तो फिर वो शीट वर्किंग करना शुरू हुई। तो मुझे ये शीट पता है किस तरह काम कर रही है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता होगा तो उसमें ह्यूमन एरर का चांस होता है। इसके लिए अब मार्केट में बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर आ चुके हैं अब, जो हर चीज़ ऑटोमेटिक करते हैं। मैं उसकी मजीद डिटेल बताऊंगा आपको मजीद आगे जाके स्लाइड्स के अंदर। तो जिलानी साहब, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? जी परफेक्टली जी, दैट्स इट। क्योंकि जो नए लोग हैं वो शायद ये समझ रहे हों कि ये किसी सॉफ्टवेयर का एड ऑन है, तो वो उनको बता देना चाहिए कि कॉस्टिंग चूंकि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है, तो आप सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्सेल से टोटली आप आउट ऑफ टच नहीं हो सकते। आपको किसी ना किसी स्टेज में, किसी ना किसी फॉर्म में उसको यूज करना पड़ता है। थैंक यू जी। आई वुड ऐड ओवर हियर कि मतलब बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन आप हायर मैनेजमेंट लेवल के ऊपर जो मतलब डायरेक्टर लेवल के ऊपर जो लोग उमूमन बैठे हुए हैं, दे आर 85 86 ग्रेजुएट्स और या फिर 90s के ग्रेजुएट्स हैं, तो वो प्रिफर करते हैं एक्सेल को। अभी भी बहुत ज़्यादा आपको प्रेफरेंस मिलेगी एक्सेल में की। तो अगर आप इस फील्ड के अंदर आप आना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको एक्सेल स्किल्स आपकी अच्छी होती हैं, बट आप ओवर द टाइम अच्छी हो जाती हैं आपके, जैसे कैश फ्लो डायग्राम्स हैं, कॉस्ट ट्रैकिंग है, और एक्सेल पे जब आप इसको करते हैं तो आपको एक पता चल जाता है कि इसके पीछे मैकेनिज्म काम क्या कर रहा है। क्योंकि जब आप सॉफ्टवेयर में उसको इनपुट करते हैं तो सॉफ्टवेयर खाली उसको एक आपको वैल्यू जनरेट करके दे देता है, एंड यू डोंट गेट इनटू द हैसल ऑफ एक्चुअली फाइंडिंग आउट दैट हाउ दिस थिंग इज वर्किंग। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? आप कॉस्ट कोड्स डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद आप कॉस्ट स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं और कॉस्ट ट्रैकिंग मैकेनिज्म डिफाइन करते हैं। तो आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर ऑन कॉस्ट कोड्स कि कॉस्ट कोड कैसे डिफाइन होंगे, कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन हुआ है, और कॉस्ट ट्रैकिंग मैकेनिज्म कैसे डिफाइन हुआ है। कॉस्ट ट्रैकिंग मैकेनिज्म में आपको एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूं कि जैसे एक साइट इंजीनियर है या कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है साइट के ऊपर, उसके पास जब इनवॉइस आती है तो व्हाट ही विल डू कि वो अब उस इनवॉइस के ऊपर, अब फर्ज करेंगे एक्सकेवेटर की वीकली इनवॉइस आई है, अब वो एक्सकेवेटर ने 5 डिफरेंट लोकेशंस के अंदर काम किया है कि उस एक्सकेवेटर ने फुटिंग 505 पे भी काम किया है, उस एक्सकेवेटर ने फुटिंग इन जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, इधर भी काम किया, इधर भी काम किया, इधर भी काम किया और इधर भी काम किया। नाउ हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट द कॉस्ट? तो जो साइट इंजीनियर होगा, व्हाट ही वुड डू, ही विल सेग्रीगेट द नंबर ऑफ आवर्स in terms of how much work is done in which area। तो वो ये करेगा कि जैसे ये CCT है, केबल ट्रेंचेस हैं, केबल कंड्यूट्स हैं, CCT 55 के ऊपर 5 घंटे एक्सकेवेटर ने काम किया और 135 का रेट है, तो उसके ऊपर वो $650 अलाउ कर देगा। FOO 505 के ऊपर एक्सकेवेटर ने 10 घंटे काम किया, $1350 उस पर अलॉट करेगा। उसके बाद जिन जिन कॉस्ट कोड्स पे उस रिसोर्स ने काम किया होगा उसको वो सेग्रीगेट करके जब वो यहाँ पर इनपुट करना शुरू करेगा तो वो यहाँ पे जैसे FOO 505 है तो FOO 505 whatever इसका जो होगा, I don't know if somehow it's not working fine, but जैसे भी उसको वो सेंस करेगा तो उसके हिसाब से फिर उसको पॉपुलेट करेगा और उसके अकॉर्डिंगली फिर ये सारी की सारी चीज काम करके यहाँ पे डैशबोर्ड उसका पॉपुलेट करना शुरू हो जाएगा। तो so that's how you segregate the costs।
अब कॉस्ट ट्रैकिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप रिकंसिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपके पास अगर 5,000 की इनवॉइस आई है, ये नॉर्मली सॉफ्टवेयर्स के आने से ये भी एक अच्छी चीज़ हुई है कि जब एक्सेल पे काम होता है तो जो साइट इंजीनियर्स होते हैं वो किसी एक कॉस्ट कोड में सारे पैसे डाल देते हैं, या साइट इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्ट एडमिन जो भी होते हैं साइट के ऊपर। मैंने खुद इस तरह किया, आई वोंट ट्राई टू ब्लेम समवन कि आप बस जल्दी जल्दी में आपने इनवॉइस अप्रूव करनी है, आपने एक ही कॉस्ट कोड में सारे पैसे डाल दिए तो फिर उसकी वो सारा सिस्टम खराब हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉस्ट कोड्स उसके सही तरह से समझें और उसके आप सही तरह से उसको अलॉट करें, वरना आपकी कॉस्ट ट्रैकिंग पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, इवन इफ यू डू इट इन योर सॉफ्टवेयर। तो कॉस्ट ट्रैकिंग मैकेनिज्म इस तरह से आपको समझ में आया। कॉस्ट ट्रैकिंग मैकेनिज्म कि आपके पास जब इनवॉइस, आपने कॉस्ट कोड डिफाइन कर दिए, आपने मेजर कॉस्ट कोड, माइनर कॉस्ट कोड, सब माइनर कॉस्ट कोड डिफाइन कर दिए, आपके पास जब इनवॉइस आई आपने उस इनवॉइस के अंदर देखा कि आपके सब माइनर कॉस्ट कोड कौन कौन से इसमें यूज हुए हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली उसमें पैसे एलोकेट करते हैं, उसको आप सॉफ्टवेयर में डालते हैं या एक्सेल में डालते हैं और वो ऑटोमेटिकली आपकी पूरा सिस्टम पॉपुलेट हो जाता है। इज एवरीबॉडी क्लियर ऑन दैट? सेकेंड स्टेप इज टू मॉनिटर कि आप कॉस्ट को मॉनिटर कैसे करते हैं। तो मॉनिटर करने के लिए आपको मॉनिटर क्यों करते हैं कि आपको प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी होती है और ओवररन चेक करने होते हैं कि आपकी कॉस्ट टू कंप्लीट कितनी है, एंटिसिपेटेड कमिटेड कॉस्ट कितनी है कि एंड ऑफ द प्रोजेक्ट पे। अब एक आपने एक्सपेंस था, आपने $10 लगाने थे एक जगह लेकिन आपने $12 लगा दिए उसके ऊपर, तो अब मेरी कमिटेड कॉस्ट कितनी है, क्या अब मेरी ये एक्टिविटी कितने पैसों में कंप्लीट होगी। क्योंकि अगर आपने 10% उसका काम किया है और वो $12 में हुआ है तो इसका मतलब है कि वो जो बाकी का 90% काम है जिसपे आपने $100 अलाउट किए थे अब वो $112 में होंगे, तो आपकी जो कमिटेड कॉस्ट है वो $112 हो गई है अब। इज एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग दिस? अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक सवाल है। जी जी। ये मतलब बड़ी अच्छी स्प्रेडशीट है, आप बड़ी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। ये सारे फंक्शंस जो हैं ये एमएस प्रोजेक्ट और प्राइमावेरा पे भी तो हम कर सकते हैं, तो जी इस जी बिल्कुल। शीट से तो हमें कोई एडवांटेज मिलेगा या मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ है, मतलब वो चीज़ हमें बजट रेट कंप्लीशन और हर चीज़ वो बता सकती है, अर्न वैल्यू मैनेजमेंट हर चीज़ वो कर सकती है एमएस प्रोजेक्ट भी, प्राइमावेरा भी। एग्जैक्टली ये प्राइमावेरा और एमएस प्रोजेक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर है। मैंने अगेन आपको बता रहा हूँ कि ये हम बिल्कुल बेसिक लेवल पे चल रहे हैं और ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से एग्जांपल दे रहा हूँ, बट प्राइमावेरा, एमएस प्रोजेक्ट डेफिनेटली दे आर मच बेटर ऑप्शंस एंड दे आर उसके अंदर ह्यूमन एरर का चांस भी कम होता है और डेफिनेटली दिस इज दैट दोज आर बेटर ऑप्शंस। जी चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है या कॉस्ट ओवररन है ये आप मॉनिटर करेंगे। जब आप कॉस्ट मॉनिटर करेंगे तो आपको उससे पता चलेगा कि आपकी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, कितना आपका बजट ओवररन हो गया, आपकी कमिटेड कॉस्ट कितनी है, आपका बजट कितना था और अब आपका प्रोजेक्ट कितने में कंप्लीट हो रहा है। तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं ये आपकी थ्रू कॉस्ट ट्रैकिंग आएंगी। और अभी बहुत अच्छी एग्जांपल दी इन्होंने कि ये सारे ये सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हो सकता है और ये होता है डेफिनेटली। ये जो आपको मैं एक्सेल शीट दिखा रहा हूँ, अगेन दिस इज अ वेरी बेसिक एग्जांपल। ये अभी मार्केट में अब प्राइमावेरा से भी बहुत एडवांस्ड सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जो कि आपके पूरे सिस्टम को सिंक करते हैं। मैं वो नेक्स्ट स्लाइड में कवर करूंगा कि वो सिस्टम को सिंक कैसे होता है। वो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि प्राइमावेरा या एमएस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम ये होती है कि आपको सिंकिंग में इशू होता है, but we'll discuss it afterwards, and that again is an issue with Excel as well. So Excel is definitely it's not the best software to use. अभी मार्केट में बहुत बेहतर सॉफ्टवेयर आ चुके हैं और when you are dealing with serious numbers it's not recommended to use Excel as well. अच्छा, रिपोर्टिंग जो होती है, अगेन जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि आपके पास सीनियर लेवल के जो लोग होते हैं वो समटाइम्स दे आर एडमेंट टू एक्सेल, वो कहते नहीं है मैं एक्सेल में ही चाहिए, या फिर वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन 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 सर्टेन लेवल ऑफ डिटेल। वो कहते हैं कि भाई हमको बस ये बताओ कितने पैसे लगे हैं, कितने बचे हैं और कितने बचेंगे, ये हमें वैल्यू चाहिए। तो उसके हिसाब से फिर अपनी लेवल ऑफ रिपोर्टिंग आप उसकी आप डिफाइन करते हैं। तो अगेन जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी थी आपको कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मेजर कॉस्ट कोड भी ग्रुप करने पड़ते हैं
कि आपका जो ऑडियंस है उसको नहीं चाहिए कि आपके जनरल एंड प्रिलिमिनरीज में कितना खर्चा हुआ है या फुटिंग में कितना हुआ है या कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में कितना हुआ है। जो आपकी ऑडियंस है उसको एक नंबर चाहिए, या उसको उस मेजर कॉस्ट कोड की भी ग्रुपिंग चाहिए। तो देन यू यू ग्रुप द कॉस्ट कोड्स इन अकॉर्डेंस विद योर ऑडियंस कि वो क्या चाह रहे हैं। और जनरली ये सारी जो चीजें होती हैं ये ओवर द टाइम कंपनीज में डिफाइन हो जाती हैं, क्योंकि आप अंडरस्टैंड हो जाए कर लेते हो कि भाई फाइनेंस मैनेजर की या डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट ये है और इसके हिसाब से ही ये हमें ये चीजें मैन्यूवर करनी है। बट टाइम्स आर चेंजिंग। इन चीजों को अगर आप प्रॉपरली स्ट्रक्चर ना करें तो आई हैव सीन ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉसेस इन द कंपनीज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप प्रॉपरली इसको मॉनिटर करें। और होता यह है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, कंपनीज प्रॉपरली मॉनिटर नहीं कर रही होती हैं और वो ये समझ रहे होते हैं कि चलो इधर से पैसे आ रहे हैं, इधर से बैलेंस हो रहा है, इधर से जा रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, बट द एंड ऑफ द डे अब उनको इन द लॉन्गर रन वो पैसा बहुत ठीक ठाक लूज कर रहे होते हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग नहीं होती। और साइट वाले कोशिश भी करते हैं, मैंने खुद 8 साल साइट पे काम किया, कि वो रिपोर्टिंग मिनिमल चाहते हैं कि हमें मिनिमल रिपोर्टिंग करनी पड़े। सो लेवल ऑफ रिपोर्टिंग समझ में आ गई आपको? किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। ओके, देन वील कंटिन्यू। ये मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है पॉइंट के डिफाइन द लेवल ऑफ रिपोर्टिंग बेस्ड ऑन द ऑडियंस, फोकस ऑन द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ मेजर कॉस्ट कोड विद ऑल द डिपार्टमेंट्स, एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट डिलीवरी और अकाउंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। होता ये है कि एस्टिमेशन जो है वो अपने कोड्स पे काम कर रही होती है, प्रोजेक्ट टीम अपने कोड्स पे काम करती है, अकाउंट्स टीम अपने कोड्स पे काम करती है। तो जब आप मैनेजमेंट ओवरव्यू में जाते हैं, जब मैनेजमेंट को नंबर चाहिए होते हैं, तो उनको 3 जगह से 3 अलग अलग किस्म के नंबर्स आ रहे होते हैं उनके पास, जिसको उनको असेसमेंट करना भी प्रॉब्लम होता है। बेसिकली दे आर यूजलेस। और जो टीम्स होती हैं वो कहते हैं हम तो कॉन्फिडेंट हैं अपने नंबर के ऊपर, लेकिन आपकी जो कॉस्ट का स्ट्रक्चर होता है वो एस्टिमेशन का अलग होता है, प्रोजेक्ट डिलीवरी टीम का अलग होता है, अकाउंट्स वाले अलग सिस्टम में इनवॉइसेस पे कर रहे होते हैं। और दैट हैपेंस अ लॉट व्हेन यू आर डूइंग वर्क ऑन ऑब्सोलीट सॉफ्टवेयर। तो अब मार्केट में ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि जो ऑटोमेटिकली अपडेट करते हैं हर चीज को। इसमें बहुत कॉमन सॉफ्टवेयर है प्रोकोर। और प्रोकोर के अंदर जो है वो डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं कि आप चाहें तो अकाउंट्स का मॉड्यूल ले लें, आप चाहें तो एस्टिमेशन का ले लें, आप चाहें तो प्रोजेक्ट टीम का ले लें, या फिर वो आपको पूरा पैकेज देते हैं और वो पूरा सिंक करते देते हैं, आपको पूरा सिस्टम सिंक करते हैं कि जब मैं एस्टिमेशन कर रहा हूँ और मैं कोई कॉस्ट कोड डिफाइन करूंगा उसके अंदर, तो उस कॉस्ट कोड के अंदर ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा सिस्टम अपडेट हो जाएगा। आपका अकाउंट भी अपडेट होगा, आपकी डिलीवरी भी अपडेट हो जाएगी, और प्रोजेक्ट डिलीवरी टीम को भी पता चल जाएगा कि ये इस कॉस्ट कोड पे ये प्राइस हुआ है, ये आइटम। और फिर वो उसी के जब वो उसको इनवॉइस को अप्रूव करेंगे तो इट वोंट बी मैनुअल सिस्टम। वो जब इनवॉइस को अप्रूव करेंगे तो वो उसी टाइम सॉफ्टवेयर में अपडेट करेंगे, और सॉफ्टवेयर जैसे ही अपडेट होगा वो अकाउंट्स को इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि प्रोजेक्ट मैनेजर ने इस कॉस्ट कोड के अंदर ये वाला आइटम अप्रूव किया है। तो अकाउंट भी जब पेमेंट करता है तो उस कॉस्ट कोड पे पेमेंट करता है, तो उसमें आपकी रिकंसिलेशन भी इजी होती है कि जैसे मैंने $1 अलाउ किया था और साइट पे $100 खर्च हो गए, तो आप एग्जैक्टली उस कॉस्ट कोड पे आप मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं कि फर्ज करें GP11 के अंदर मैंने $10 अलाउ किया और साइट के ऊपर जो है वो $200 खर्च हो गए। तो अकाउंटेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी बहुत एफिशिएंट हो जाती है। और उससे होता यह है कि आपकी एक दफ़ा तो गलती पकड़ी जाती है, लेकिन अगली दफ़ा आप वो मिस्टेक नहीं करते हो, तो आपकी स्किल सेट भी इंक्रीज होता है। अगर आप ऑब्सोल्यूट सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हो और स्ट्रक्चर्ड कॉस्ट कोडिंग ना हो, या स्ट्रक्चर्ड कॉस्ट ना हो, आपकी कॉस्ट स्ट्रक्चर आपका एफिशिएंट ना हो, या प्रॉपर ना हो, तो उसकी वजह से होता यह है कि आपका स्किल सेट भी एक सर्टेन लेवल पे रहता है, आप उससे ऊपर नहीं जा पाते क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता आप मिस्टेक क्या कर रहे हो। तो जब आपकी ट्रेसेबिलिटी होती है, अब ऐसा उमूमन होता है कि प्रोजेक्ट डिलीवरी टीम, एस्टिमेशन टीम को टाइम मोशन स्टडीज होती हैं, टाइम मोशन स्टडीज का डाटा नहीं देते, जिसकी वजह से आपको पता चले कि साइट में प्रोडक्टिविटीज क्या है। एस्टिमेशन हमने लास्ट प्रेजेंटेशन में कवर करी थी कि उसमें टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन होती है, उसमें एक प्रोडक्टिविटी बेस्ड एस्टिमेशन होती है जो कि बहुत ज़्यादा यूज होती है। उसके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर एस्टिमेटर साइट पर नहीं जा रहा है तो उसको टाइम मोशन स्टडी की डिटेल्स आए प्रोजेक्ट से, जो कि उमूमन नहीं आती है। एस्टिमेटर जो है वो अगर 100 लीनियर मीटर पर आवर अलाउ कर रहा है अपना 5 साल से,
तो और वो 5 साल से वो गलती करे जा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि ये 100 नहीं होता, ये 7 होता है, तो वो चीज़ भी कवर अप नहीं होती, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैनेजमेंट भी एक सर्टेन फिगर देख रही होती है कि अच्छा इस प्रोजेक्ट के इतने पैसे होते हैं, ठीक है इसको इतने में भेज दो, इतने लेवल ऑफ डिटेल पे नहीं जाते। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप जो है वो सॉफ्टवेयर का यूज़ करें, क्योंकि मार्केट दुनिया जो है वो डेवलप कर रही है, एंड वी शुड, आई थिंक वी शुड make use of that. So focus on the synchronization of major cost code with all the departments, estimation, project delivery accounts. Even if आप Excel में कर रहे हैं तो आपके जो भी cost code हैं वो project delivery team के साथ बैठ के define हो, कि project delivery team बोले कि जी हमारे ये cost code हैं, आप उसके हिसाब से वो काम करें, और accounts वाली team बोले कि हमारे ये cost codes हैं। अब इसमें जो catch होता है वो ये होता है, अभी हमने पहले ये डिस्कस किया कि हर प्रोजेक्ट यूनिक होता है, तो आप इसको कैसे करेंगे? अगर किसी प्रोजेक्ट में फर्ज करें एसवीसी कंपाउंड एरिया है, तो एसवीसी कंपाउंड एरिया हर प्रोजेक्ट पे नहीं होता, और अकाउंट्स के जो मैनेजर है या अकाउंट्स की जो टीम है उसको तो पता ही नहीं है कि एसवीसी कंपाउंड होती क्या चीज़ है। तो आप एसवीसी कंपाउंड को कैप्चर कैसे करोगे? तो उसमें फिर आपके प्री डिफाइंड कंपनी के मेजर कॉस्ट कोड्स होते हैं जो हमेशा सेम रहते हैं, कि जैसे स्ट्रक्चरल कंक्रीट है आपका एक कॉस्ट कोड। आई विल गिव यू एन एग्जांपल फ्रॉम बेंचमार्क कि ये किस तरह से मूव होगा। अब आप इसके अंदर ये देखें कि अगर मैं इसके कॉस्ट कोड्स को खोलता हूं, अब ये मेजर मेन पेज है इसका प्रोजेक्ट का, इसके अंदर अगर मैं कॉस्ट कोड की लाइब्रेरी खोलूंगा तो ये आपके मेजर कॉस्ट कोड्स हैं जो कि हर प्रोजेक्ट पे सेम रहते हैं, और ये बेंचमार्क में भी हर प्रोजेक्ट पे सेम कॉपी हो रहे होते हैं, मतलब ये आ रहे होते हैं कि इन्हीं कॉस्ट कोड को फॉलो करना है। तो अकाउंट्स के लेवल पे जो एक टेक्निकल नॉन टेक्निकल बंदा बैठा हुआ है अकाउंट्स टीम में, ही इज नॉट इंटरेस्टेड कि एक्सकेवेटर कितना लगा या कैसे लगा, वो आप उसको मेजर कॉस्ट कोड ही आपके ये प्री डिफाइंड होंगे हर प्रोजेक्ट के ऊपर, और इसी के बेसिस पे आप अपने माइनर कॉस्ट कोड और सब माइनर कॉस्ट कोड डिफाइन करते हैं। जैसे आपका अगर एसवीसी कंपाउंड है, ट्रांसफार्मर कंपाउंड है, और आपकी 15-20 और फुटिंग्स हैं, वो सारी की सारी स्ट्रक्चरल कंक्रीट में कैप्चर होंगी। तो जो आपका जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आएगा उसमें जो भी काम कंक्रीट का आएगा वो स्ट्रक्चरल कंक्रीट में कैप्चर होगा। उसके बाद जब आपके माइनर कॉस्ट कोड और माइनर कॉस्ट कोड हैं वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करेंगे। अब ये प्रोकोर में प्री डिफाइंड कॉस्ट कोड भी आते हैं प्रोकोर के अंदर, तो आप उसके भी कॉस्ट कोड यूज कर सकते हैं, और हर सॉफ्टवेयर के अंदर भी, या आप अपने हिसाब से कस्टम भी कर सकते हैं उसको। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जनरली होता ही है कि जो एस्टिमेटर्स होते हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो कहते हैं वो इट्स टू डिफिकल्ट टू चेंज कॉस्ट कोड। इसमें कुछ भी नहीं होता, इसमें एक एडिट का बटन होता है, आप उसमें जाते हैं और आप उसको चेंज कर देते हैं। तो and it's much better for you as well to monitor the project properly. तो किसी का कोई सवाल है अगर पूछना चाहे तो? Okay, we'll continue. अच्छा, जनरली मेजर कॉस्ट कोड्स आर प्री डिफाइंड विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने आपको बेंचमार्क की एग्जांपल भी दे दी इसकी। डिफाइन डैशबोर्ड एंड इंटरफेस इन अकॉर्डिंग विद प्रोजेक्ट्स रिक्वायरमेंट्स एंड ऑडियंस। अब आपकी ऑडियंस जो भी चाहती है, अब जैसे हमारे पास जो हमारा सॉफ्टवेयर का डिजाइनर लड़का है फरहान, उसको बहुत बहुत कुछ आता है, ही नोज अ लॉट, बट कभी कभी वो ऐसी चीजें बना देता है जो आपकी कंपनी का जो मैनेजर उसको समझ में ही नहीं आ रही। वो एस्कर बना देगा आपका, वो आपको पाई चार्ट्स के अंदर भी जो है वो विद इन पाई चार्ट आपको ग्राफ्स बना के दे देगा, डायग्राम्स बना के दे देगा, या वो अपनी एडवांस इंजीनियरिंग नॉलेज यूज करेगा। बट आपको ऑडियंस भी देखनी पड़ती है, हो सकता है वो ऑडियंस समझ में ही ना आ रही हो। अब जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दी कि ये हमने सिंपल बार चार्ट बनाया हुआ है इसके अंदर, तो जो कि हमारा जो क्लाइंट है, जो हमारा उस क्लाइंट ने बोला कि मुझे बार चार्ट चाहिए, हमने बोला कि भाई हम आपको स्पीडोमीटर भी बना के दे देंगे, हम ये भी दे देंगे, हम आपको कलर भी डाल देंगे, इंटरफेस ये वो सब कुछ करके देंगे। उसने बोला नहीं, मुझे सिर्फ बार चार्ट चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। तो आप ऐसी प्रोडक्ट अपनी नॉलेज दिखाने के चक्कर में बना दें कि जो अगले के काम ही ना हो और वो उसमें से इंटरेस्ट लूज कर जाए। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपनी ऑडियंस को देखें कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है आपसे। Okay. Minor and minor cost codes to capture all components of cost associated with the project. अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेजर कॉस्ट कोड वो हर प्रोजेक्ट के प्री डिफाइंड है,
उन्हीं के ऊपर रिपोर्टिंग होगी जो मैक्रो लेवल पे हो रही होगी। लेकिन जो माइनर और माइनर कॉस्ट कोड्स हैं, या आपके प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी कर सकते हैं, या अगर सिमिलर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं तो उसके अंदर आपके सेम होंगे, और उससे आप प्रोजेक्ट की कॉस्ट मॉनिटर करेंगे। और वो मॉनिटरिंग हो रही होगी एट द लेवल ऑफ साइट इंजीनियर, एट द लेवल ऑफ जूनियर एस्टिमेटर, जो कि इनपुट करेंगे डाटा, और फिर वो डाटा प्रोजेक्ट मैनेजर चेक करेगा, और फिर वो मैनेजमेंट उसको चेक करेगी। लेकिन अगर आपके माइनर कॉस्ट कोड लेवल के ऊपर जो है वो काम सही नहीं हुआ हुआ, तो मैनेजमेंट जो है उसको गलत फिगर्स पोर्ट्रे हो रहे होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी मॉनिटरिंग प्रॉपर हो रही हो और आपके माइनर कॉस्ट कोड जो है प्रॉपरली हो रहे हो। वी आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम, तो मैं थोड़ा सा फास्ट करूंगा अब इसको। minor cost codes do not need to be predefined and have to reconcile budget values। तो मैंने आपको ये बताया कि minor cost code जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, और वो reconciliation is the most important thing कि आपने फर्ज करें minor cost codes डिफाइन करें और आपका आखिर में बजट ही मैच नहीं हो रहा। बजट मीन्स कॉस्ट, कि जो आपकी कॉस्ट है जिसके अगेंस्ट, नॉट प्राइस, कॉस्ट। तो वो आप अगर मैच नहीं हो रहा तो फिर आपका पूरा सिस्टम, इसका मतलब है कहीं प्रॉब्लम है। जनरल ब्रेकअप ऑफ माइनर कॉस्ट कोड्स जनरली होता है, अगेन आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। प्लांट, लेबर, मटेरियल, सब कॉन्ट्रैक्टर, जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी। व्हाट टू मॉनिटर, क्या मॉनिटर होता है? कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वर्क कंप्लीटेड ऑन साइट टू कॉस्ट अलाउंसेस, के अगेन रिपीटेशन होगी कि मैंने $1 अलाउ किया, साइट पे $5 खर्च हुआ, तो जो $4 है वो कंपैरेटिव में आएगा और वो ओवररन है, और उसके हिसाब से फिर उसकी रिपोर्टिंग आपने करनी है कि ये क्यों हुआ। कॉस्ट स्पेंड टू डेट, कॉस्ट टू डेट आपकी इनवॉइस से कैप्चर होगी। एंटिसिपेटेड कमिटेड कॉस्ट, मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। एंटिसिपेटेड कमिटेड कॉस्ट का मतलब ये है कि एक चीज पे $1 अलाउ किया था, लेकिन उस पे एक्चुअली हुआ ये कि उसमें $5 खर्च हो गए। तो अगर वो $10 की चीज है और वो लेकिन वो कंप्लीट अब होगी $50 में, तो अब आपको जब प्रोजेक्ट 10% पे है तभी आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये चीज अब मेरी $50 में कंप्लीट होगी, तो मुझे अपने उसी हिसाब से मेरे नंबर्स होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि होता यह है कि आप एक आइटम में बहुत पैसे बना रहे होते हैं, तो आप उस आइटम पे फोकस करते रहते हैं। आई एम मेकिंग टू मच मनी, आई एम मेकिंग टू मच मनी, आप ये डायलॉग सुनेंगे साइट मैनेजर से बहुत ज्यादा। लेकिन एक कोई ऐसा आइटम होता है, या तो वो बाद में आ रहा होता है, या फिर आप उसको प्रॉपर्ली मॉनिटर नहीं कर रहे होते, वो आपका पैसा बिल्कुल ड्रेन कर रहा होता है। और एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आप रियलाइज करते हो कि या तो आप ब्रेक इवन पे चले गए, या फिर आपका लॉस या आपका प्रॉफिट उस हिसाब से नहीं हुआ जिस हिसाब से होना चाहिए था। तो कमिटेड कॉस्ट को आपको मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी कमिटेड कॉस्ट कितनी है प्रोजेक्ट की। जब शुरू होता है प्रोजेक्ट तो एसेंशियली कमिटेड कॉस्ट आपकी बजट से मैच करती है, लेकिन जैसे जैसे आप मॉनिटर करना शुरू करते हैं तो कमिटेड कॉस्ट आपकी वैरी करना शुरू हो जाती है। प्रॉफिटेबिलिटी एट ऑल लेवल्स, अब जैसे अब इस शीट के अंदर आप ये देखेंगे कि मैं हर लेवल पे देख सकता हूँ, मैं हर माइनर कॉस्ट कोड पे जाके देख सकता हूँ। मैं मेजर कॉस्ट पर जाना चाहूँ, मैं मेजर कॉस्ट कोड पे देख लूँ कि भाई कितने पैसे मेरे खर्च हुए हैं, कितने पैसे मेरे बचे हैं, और ये हर लेवल के ऊपर आपको आपका बताएगा, माइनर लेवल पे भी और सब माइनर लेवल पे भी। ये तीनों लेवल पे आपकी मॉनिटरिंग होगी प्रोजेक्ट की। रिकंसिलेशन ऑफ बजट, अगेन इसमें अभी हम बहुत ऊपर मतलब बहुत मैक्रो लेवल पे कवर कर रहे हैं। इसमें वेरिएशंस आती हैं, फिर वेरिएशंस के कॉस्ट कोड डिफाइन होते हैं। जनरली वेरिएशन का कॉस्ट कोड एक ही होता है, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में V ही रखा है, V01, V02, V03। फिर उसके अंदर V01 PLMS आते हैं कि आप इसमें प्लांट कितना है, लेबर कितना है, मटेरियल कितना है, सब कॉन्ट्रैक्टर कितना है, बट दैट इज फॉर मेजर वेरिएशंस। जो माइनर वेरिएशन होती है, कोई 10,000 12,000 की वेरिएशन है, उसका एक ही कॉस्ट कोड होता है और उसके अगेंस्ट ही आप सारी की सारी कॉस्ट अपनी कवर अप कर रहे होते हैं। तो दिस इज समथिंग दैट विच इज नॉट कवर्ड इन दिस स्लाइड शो, बट वेरिएशन भी जो हैं वो जैसे जैसे वेरिएशन आती जाएंगी वैसे वैसे आपके कॉस्ट कोड्स बढ़ते जाते हैं। जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो 40-50 मिलियन के प्रोजेक्ट होते हैं, उनमें वेरिएशन भी बहुत ज्यादा होती हैं, तो उसके हिसाब से फिर वेरिएशन की भी कभी कभी ग्रुपिंग करनी पड़ जाती है कि अच्छा इस टाइम से इस क्वार्टर में इतनी वेरिएशन आई, इस क्वार्टर के अंदर इतना हमारा जो है वेरिएशन के अंदर हमारा रेवेन्यू आया या कॉस्ट इतनी आई हमारी। सॉफ्टवेयर जो मार्केट में अवेलेबल हैं इस टाइम, प्रोकोर है, इनिएट है। अब अगेन ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो डिफरेंट मैकेनिज्म्स पे काम कर रहे हैं।
हर सॉफ्टवेयर के फीचर्स अलग हैं एसेंशियली। कभी मतलब जो प्रोकोर का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये तमाम प्लेटफॉर्म्स को सिंक करता है, आपका एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट कंट्रोल, एस्टिमेशन, प्रोजेक्ट डिलीवरी एंड अकाउंट्स को। बाकी जो सॉफ्टवेयर्स हैं इसके अंदर किसी के अंदर सिर्फ एस्टिमेशन है, किसी में सिर्फ अकाउंट्स है। जैसे मायो बहुत ज़्यादा यूज होता है मार्केट के अंदर, बट दैट इज ओनली फॉर अकाउंट्स डिपार्टमेंट। उसको यूज कर सकते हैं आप, बट जनरली कंपनीज उसको एस्टिमेशन में या डिलीवरी में यूज नहीं करती। I think we are just finishing in time. We have 5 more minutes for question and answer session. If any